नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषयों की सूची आपके समक्ष है। आज के सत्र में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लक्षद्वीप में प्रशासक के विरुद्ध असंतोष से संबंधित महत्वपूर्ण आलेखों की। उसके बाद हम चर्चा करेंगे ऐतिहासिक बाल यौन शोषण के विरुद्ध कार्रवाई और अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया की अनिश्चितता के संदर्भ में। फिर हम भारत में कोरोना वैक्सीनीकरण की चुनौतियों को देखेंगे और सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न को देखेंगे, जिसकी उत्तर संरचना भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 1 और पेज नंबर 8 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह दोनों आलेख संदर्भित हैं लक्षद्वीप में प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के विरुद्ध असंतोष से। उल्लेखनीय है कि लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और यह वस्तुतः एक द्वीप समूह है जिसमें 36 द्वीप अवस्थित हैं और इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के द्वीपों को 3 समूहों में बांटा जाता है, जिसमें अमीनी द्वीप द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप समूह आदि महत्वपूर्ण हैं। इसमें अमीनी द्वीप समूह सबसे उत्तरी क्षेत्र में है और मिनिकॉय द्वीप समूह इसके सबसे दक्षिणी क्षेत्र में अवस्थित है। आपको यह भी जानना चाहिए कि लक्षद्वीप के सभी द्वीप प्रवाल मूल के हैं, जो कि फ्रिंज रीफ से घिरे हुए हैं। इसकी राजधानी कावारत्ती है, जो लक्षद्वीप का महत्वपूर्ण शहर भी है। आप इस मानचित्र में लक्षद्वीप के महत्वपूर्ण द्वीपों की अवस्थिति देख सकते हैं, जिसमें मिनिकॉय, कावारत्ती, अगाती, बनगाराम आदि महत्वपूर्ण हैं। प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से इस पद पर पहले रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स की ही नियुक्ति होती रही है। हालांकि हाल में ही पहले राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे प्रफुल्ल पटेल की नियुक्ति प्रशासक के रूप में की गई है और उसके बाद से उनके द्वारा अनेक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिसका राजनीतिक रूप से विरोध किया जा रहा है। इसमें अनेक निर्णयों का उदाहरण देखा जा सकता है, जैसे कि उनके द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में जो नीति अपनाई गई उसकी भी आलोचना की जा रही है। कोविड-19 की पहली लहर में लक्षद्वीप इससे मुक्त रहा था और जो भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समुदाय लक्षद्वीप जाना चाहता था, उनको पहले कोच्चि में क्वारंटाइन करना आवश्यक बनाया गया था। हालांकि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के द्वारा इस शर्त को हटा दिया गया और केवल आरटी-पीसीआर के संबंध में नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट को ही बाध्यकारी बनाया गया। हालांकि इसके बाद से ही लक्षद्वीप में कोरोना की संख्या बढ़ती देखी गई है और कोरोना वायरस की दूसरी लहर में 24 मई तक लक्षद्वीप में 6,847 केस देखे गए हैं। इसके चलते लक्षद्वीप के 10 आवासीय द्वीपों को 2 माह से अधिक लॉकडाउन में रहना पड़ा है, जिसके चलते प्रशासक पटेल की नीति की आलोचना की जा रही है। अनेक निवासियों का यह भी आरोप है कि प्रशासन द्वारा लॉकडाउन का दुरुपयोग किया जा रहा है और मुख्य रूप से इसके माध्यम से क्षेत्रीय समुदायों को पारंपरिक उत्पादों को एकत्र किए जाने से रोका जा रहा है और इसके माध्यम से वह मनमाने कानून और विनियमों को भी लागू कर रहे हैं। इसमें लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण की स्थापना सर्वाधिक चर्चा में है, जिसके माध्यम से लक्षद्वीप के विकास की बात की जा रही है। हालांकि निवासियों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण के माध्यम से स्थानीय जन समुदाय को उसके भूमि संबंधी अधिकारों से वंचित करके रियल एस्टेट मालिकों के पक्ष में कार्यवाही की योजना बनाई जा रही है। स्थानीय समुदायों का यह आरोप है कि प्रशासक द्वारा जो विविध प्रकार के विधायन प्रस्तुत किए गए हैं, उनका संबंध लक्षद्वीप में विद्यमान सामाजिक और पर्यावरणीय वास्तविकता से नहीं है। जैसे कि लक्षद्वीप में बीफ पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि लक्षद्वीप में
इसका प्रचलन लंबे समय से रहा है और यहाँ की लगभग 90% मुस्लिम जनसंख्या में यह काफ़ी लोकप्रिय है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि इस प्रकार के जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वह स्थानीय समुदाय से बातचीत के बिना ही प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो कि सही नहीं है। प्रशासक के द्वारा लक्षद्वीप का विकास किए जाने के संदर्भ में जो लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण की स्थापना पर बल दिया गया है, वह भी इस रूप में आलोचना का केंद्र बना हुआ है कि इसके माध्यम से लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण यानी एलडीए से संबंधित अधिकारियों को अत्यधिक शक्तियां दे दी गई हैं, जिससे निवासियों के पारंपरिक भूमि अधिकारों का उल्लंघन संभावित है। उल्लेखनीय है कि इस विकास प्राधिकरण के द्वारा किसी भी क्षेत्र की विकास की योजना बनाई जा सकती है। हालांकि स्थानीय समुदायों का यह आरोप है कि इस विकास प्राधिकरण के द्वारा स्थानीय समुदायों को उस रूप में भागीदारी नहीं दी गई है जिस रूप में दी जानी चाहिए थी। बहुत सारे विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि चूंकि लक्षद्वीप पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से काफी सुभेद है और साथ ही यहाँ पे जनसंख्या भी इतनी ज्यादा घनत्व युक्त नहीं है, तो यहाँ पर ज्यादा सघन विकास की आवश्यकता नहीं है और यहाँ पर जिस प्रकार से अन्य द्वीपीय देशों में जिस तरीके का सघन विकास किया जाता है उसकी आवश्यकता ही वास्तव में लक्षद्वीप में नहीं है। स्थानीय समुदायों का तर्क है कि लक्षद्वीप की विकास परियोजना का निर्धारण किए जाने के संदर्भ में लक्षद्वीप की भौगोलिक और स्थानीय समुदायों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही इसका विकास किया जाना चाहिए और यदि इसमें किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप किया जाएगा और स्थानीय समुदाय से उसकी अनुमति लिए बिना इस प्रकार के विकास को आगे बढ़ाया जाएगा तो निश्चित ही उसका विरोध किया जाएगा। यही कारण है कि प्रशासक की बहुत सारी नीतियों का विरोध किया जा रहा है, जिसको हमें ध्यान रखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से है। यह जीएस पेपर 1 में सामाजिक मुद्दों से भी जोड़कर देखा जा सकता है। साथ ही साथ आप इसको सामाजिक न्याय से भी जोड़कर देख सकते हैं। यह एडिटोरियल केंद्रित है ऐतिहासिक बाल यौन शोषण के विरुद्ध कार्यवाही को किए जाने से और इस रूप में यह भारत के पॉक्सो कानून में सुधार की बात करता है। यदि हम बात करें पॉक्सो कानून की तो इसका पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिसे संसद द्वारा बच्चों के यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार की बुराई को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के इरादे से पारित किया गया था। यदि हम इस अधिनियम की कुछ अन्य मुख्य विशेषताओं पर गौर करें तो यह अधिनियम ऐसे व्यक्तियों को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। साथ ही साथ यह अधिनियम लिंग तटस्थ भी है। इस अधिनियम में यौन शोषण के विभिन्न रूपों को परिभाषित किया गया है, जिसमें यौन उत्पीड़न, अश्लील साहित्य, भेदक और गैर प्रवेश करने वाले हमले आदि शामिल हैं। यह अधिनियम कुछ विशेष प्रकार के यौन हमलों को जघन्य अपराध के रूप में घोषित करता है, जिसके तहत ऐसे बच्चों के खिलाफ यौन हमले को जघन्य या गंभीर माना जाएगा जब बच्चा मानसिक रूप से बीमार हो अथवा यह अपराध विश्वास की स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा किया जाए, जैसे कि डॉक्टर, शिक्षक, पुलिसकर्मी, परिवार के सदस्य आदि। यह पूरी न्यायिक प्रणाली को एक प्रकार से चाइल्ड फ्रेंडली बनाने की बात करता है और इस बात का इसमें ध्यान रखा गया है कि न्यायिक प्रणाली के हाथों बच्चे का शोषण ना हो। इसके तहत अधिनियम जांच प्रक्रिया के दौरान पुलिसकर्मी को बाल रक्षक की भूमिका सौंपता है और अधिनियम में यह कहा गया है कि ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए कि जांच प्रक्रिया को यथासंभव बाल सुलभ बनाया जा सके और अपराध की सूचना देने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर मामले का निपटारा किया जा
सके। यह अधिनियम ऐसे अपराधों और उनसे संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का भी प्रावधान करता है और अधिनियम की धारा 45 के माध्यम से नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को सौंपी गई है। अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को नामित प्राधिकारी बनाया गया है, जो दोनों ही वैधानिक निकाय हैं। अधिनियम की धारा 42A में यह भी प्रावधान है कि किसी अन्य कानून के प्रावधानों के साथ यदि पॉक्सो अधिनियम की असंगति होती है तो इन मामलों में पॉक्सो अधिनियम ऐसे प्रावधानों को ओवरराइड करेगा और यह अधिनियम यौन अपराधों की अनिवार्य रिपोर्टिंग की भी बात करता है। हालांकि इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को बदनाम करने के इरादे से झूठी शिकायत को दंडनीय भी माना गया है। 2012 से लेकर अब तक पॉक्सो काफी सफलतापूर्वक कार्य कर सका है। हालांकि हाल में ही इसमें काफी विवाद भी देखे गए हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के एक निर्णय के संदर्भ में स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट को फिर से परिभाषित किया गया। साथ ही साथ पॉक्सो को ऐतिहासिक मामलों का निर्णय करने के संदर्भ में भी आलोचित किया जाता है। इसी के संदर्भ में हमें ऐतिहासिक बाल शोषण को समझे जाने की आवश्यकता है। जब हम बात करते हैं ऐतिहासिक बाल शोषण की, तो इससे तात्पर्य ऐसे मामलों से है जिसे कानून को लागू किए जाने से पहले किया गया हो। भारत में इसे हम 2012 के पूर्व के मामलों के तहत जान सकते हैं, क्योंकि 2012 में पॉक्सो अधिनियम को पारित किया गया था। कानूनी तौर पर एक निश्चित समय सीमा से पहले किए गए अपराधों के संदर्भ में न्याय निर्णयन को नहीं माना जाता है, जैसे कि भारत में आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे मामले का संज्ञान लेने से मना कर सकता है जो एक निश्चित समय सीमा के पहले हुए हों, और ऐसे मामलों में बाल और महिला शोषण के संबंधित मामले भी शामिल हो सकते हैं। इसमें IPC की धारा 354 महत्वपूर्ण है, जिसके अनुसार ऐसे अपराधों की रिपोर्टिंग करने पर रोक लगाई जा सकती है जिसको हुए 3 वर्ष से अधिक बीत गए हों, और इसी के चलते 2012 के पहले हुए बाल यौन शोषण के अपराधों का निर्णयन नहीं हो पाता है। इसके संदर्भ में विशेषज्ञों का कहना है कि हमें बाल यौन शोषण के मामलों को अन्य मामलों से अलग करके देखना चाहिए, क्योंकि बाल यौन शोषण अपराधों का मामला अन्य मामलों से इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अनेक बार ऐसे मामले परिवारों में देखे जाते हैं जिससे मामले सामने ही नहीं आ पाते। स्वयं बच्चों द्वारा भी इसे वयस्क होने के बाद ही महसूस किया जाता है और इसके संदर्भ में मामला उनके द्वारा भी बाद में ही संज्ञान में लाया जा सकता है। इस पर बाल मनोवैज्ञानिकों द्वारा भी शोध किया गया है और उनके द्वारा यह कहा गया है कि यौन शोषण की प्रवृत्ति आदि के संदर्भ में बच्चों में एक प्रकार का अकोमोडेशन सिंड्रोम देखा जाता है, जिसके तहत बालक के द्वारा किसी भी यौन शोषण के अपराध को इसलिए गुप्त रखा जाता है कि वह यह मान के चलता है कि उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, और इससे उसके खिलाफ होने वाले अपराध और उसको करने वाले अपराधी भी छुपे रह जाते हैं और वो बहुत बाद में ही सामने आ पाता है। यौन शोषण के अपराधों में अपराधों की रिपोर्टिंग देरी से किए जाने की स्थिति में सबूतों का ना मिलना भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इसके बावजूद हाल के वर्षों में इस प्रकार के यौन शोषण के अपराध सामने आए हैं और इसके संदर्भ में जागरूकता भी बढ़ती देखी गई है। इसमें 2018 का एक मामला सर्वाधिक चर्चा में रहा, जब एक महिला पूर्णिमा गोविंद राजूली के द्वारा अपने खिलाफ हुए बाल यौन शोषण की रिपोर्टिंग 40 वर्ष पश्चात की गई थी। हालांकि उन्हें पुलिस से किसी भी प्रकार का सहयोग ना मिलने पर उन्होंने इसके संदर्भ में ऑनलाइन कैंपेन चलाया और इस प्रकार के ऐतिहासिक अपराधों के विरुद्ध जागरूकता फैलाई थी। उस समय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसके संदर्भ में स्पष्टीकरण दिया गया था कि पॉक्सो से संबंधित इस प्रकार के केसों के संदर्भ में टाइमलाइन लागू नहीं होती है और वर्तमान में इसे लागू करने के लिए हमें कार्य करना
होगा। यदि हमें इसे लागू करना है तो सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब बात होती है बाल यौन शोषण की तो वह वर्तमान समय में किया जाए अपितु पुराने समय में किया जाए। इस प्रकार के ऐतिहासिक बाल यौन शोषण के अपराधों के संदर्भ में किसी भी प्रकार की टाइमलाइन को अपनाया नहीं जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा 1990 के दशक के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जो बच्चों के अधिकार पर था उसको स्वीकार किया गया है और जिस तरीके से बच्चों के अधिकारों के संदर्भ में प्रगतिशीलता देखी गई है उसी के अनुरूप हमें भारतीय कानून व्यवस्था को भी बनाने के लिए कार्य करना होगा। ब्रिटेन में इसके संदर्भ में विस्तृत गाइडलाइंस जारी की गई है। भारत द्वारा भी इसके संदर्भ में विस्तृत गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए और इस प्रकार की ऐतिहासिक बाल यौन शोषण की रिपोर्टिंग के संदर्भ में पुलिस और न्यायिक अधिकारियों की जिम्मेदारियों को तय किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इसमें किस प्रकार से सबूतों को इकट्ठा किया जाए इसके संदर्भ में भी सततता के आधार पर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है और यदि हम इस प्रकार के कार्यों को कर सकेंगे तो निश्चित ही ऐतिहासिक बाल यौन शोषण के मामले में हम बेहतर कार्रवाई के साथ सामने आ सकेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह एडिटोरियल केंद्रित है अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया की अनिश्चितता के संदर्भ में। सितंबर 2021 एक ऐसा माह होने जा रहा है जब अमेरिका अफगानिस्तान से पूर्णतः निकल जाएगा। नवीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा भी इसके संदर्भ में घोषणा की गई है। हालांकि इसके बावजूद अभी भी अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाई है। पिछले साल फरवरी में अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए तालिबान से समझौता वार्ताएं भी की गई थी और इसके बाद आशा की जा रही थी कि दोनों के मध्य समझौते के बाद शांति की स्थापना हो सके। शांति की स्थापना का ये लक्ष्य अभी भी पूर्ण नहीं हो पाया है और तालिबान के द्वारा ही अभी भी अफगानिस्तान में हिंसा की जाती रही है। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि अफगानिस्तान में अशरफ घानी की जो विद्यमान अफगान सरकार है और तालिबान है उसके मध्य संबंध बेहतर नहीं है और दोनों के मध्य जारी अंतरा अफगान वार्ता भी अब तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई है। शांति प्रक्रिया को बेहतर बनाए जाने के लिए अमेरिका अफगानिस्तान से अंतिम रूप से निकलने से पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की अध्यक्षता में इस्तांबुल में एक सम्मेलन को आयोजित करना चाहता है और इसमें उसने भारत को भी आमंत्रित किया है, लेकिन इसको लेकर अभी भी निश्चितता नहीं है जो इस पूरी शांति प्रक्रिया को प्रश्न के दायरे में ला देता है। जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया की तो अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया उसके पड़ोसी देशों की मंशा पर भी निर्भर है। विशेष रूप से अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान और चीन की भूमिका को भी हमें ध्यान रखना होगा। यदि हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के द्वारा अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से तालिबान को निरंतरता के आधार पर समर्थन दिया जाता रहा है। हालांकि यह विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के अफगानिस्तान से बाहर निकलने के बाद यदि तालिबान और ज़्यादा शक्तिशाली होता है तो पाकिस्तान को ही इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि तालिबान के द्वारा की गई हिंसा का प्रभाव पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य विद्यमान डूरंड सीमा क्षेत्र और पाकिस्तान के आंतरिक क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जिसको निवारित करने के लिए हमें अभी से ही कार्य करना होगा। अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया में चीन का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि चीन का शिंगजियांग क्षेत्र चरमपंथ के दृष्टिकोण से काफ़ी संवेदनशील है और यदि अफगानिस्तान में आतंकवाद बढ़ता है तो वहाँ भी चरमपंथ का विस्तार हो सकता है। यही कारण है कि चीन शिंगजियांग क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने के लिए अफगानिस्तान में भी शांति को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन इसमें रूस और ईरान भी महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को बनाए हुए हैं, जो अमेरिका को प्रतिसंतुलित करने के लिए तालिबान को अप्रत्यक्ष समर्थन देते रहे हैं। यदि हम बात करें भारत की तो भारत लगातार इस बात पर बल देता रहा है कि किसी भी प्रकार की शांति प्रक्रिया में अफगानिस्तान के नेतृत्व वाली, अफगानिस्तान के स्वामित्व वाली और अफगानिस्तान के नियंत्रण वाली शांति प्रक्रिया ही होनी चाहिए, जिसमें हमें LOC को ध्यान रखना होगा।
यानी अफगान लेड, अफगान ओन्ड और अफगान कंट्रोल्ड। साथ ही साथ भारत के विदेश मंत्री द्वारा इसके संदर्भ में एक वास्तविक दोहरी शांति पर भी बल दिया गया है, जिसके तहत भारत चाहता है कि न केवल अफगानिस्तान के भीतर शांति हो, अपितु अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्र में भी शांति कायम होनी चाहिए। और इसके लिए भारत अन्य भागीदार देशों के साथ मिलकर कार्यवाही किए जाने पर बल दे रहा है। हालांकि अभी तक इसमें भारत को सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। इसी के चलते अफगानिस्तान में हमें शांति के लिए कार्य करना होगा, क्योंकि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें तालिबान की अफगानिस्तान में महत्ता को समझते हुए उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में उससे बातचीत को बढ़ावा देना होगा और इस बात को पूर्व शर्त के रूप में रखना होगा कि उसके द्वारा हिंसा का त्याग किया जाना चाहिए और उसके बाद ही वह राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी कर सकता है। अफगानिस्तान में 2001 के बाद से अमेरिका की उपस्थिति के काल में जो भी उपलब्धियां हासिल की गई हैं उसको तालिबान द्वारा किसी भी प्रकार से कम ना किया जाए। इसके संदर्भ में भी कार्यवाही करनी होगी, जिसमें मानवाधिकार संरक्षण, बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा का प्रश्न सर्वोपरि होना चाहिए। और इसके लिए बेहद आवश्यक है कि भारत चीन, रूस, ईरान जैसे देशों के साथ मिलकर संयुक्तता के आधार पर, बहुपक्षीयता के आधार पर कार्यवाही करे और इस प्रकार की मिलकर कार्यवाही करने से ही हम अफगानिस्तान में शांति की अपेक्षा कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य क्षेत्र से है। यह एडिटोरियल केंद्रित है भारत में कोरोना वैक्सीनीकरण की चुनौतियों के संदर्भ में। 1 मई को भारत द्वारा कोविड-19 वैक्सीनीकरण के संदर्भ में तीसरे चरण को प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत 18 से 44 आयु वर्ग में वैक्सीनीकरण की अनुमति दी गई थी। हालांकि अनुमति के बावजूद सभी को वैक्सीन मिलने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और आंकड़ों के अनुसार 60 करोड़ लोगों के लिए मात्र 2 करोड़ वैक्सीन ही मई के महीने में हमारे लिए उपलब्ध है, जो चुनौतियों को बढ़ाने वाला है। यानी इसके संदर्भ में अनेक कमियां हैं, जिसके निवारण के लिए हमें कार्य करना होगा। इस चुनौती से निपटने के लिए न केवल हमें पूर्व नियोजन के आधार पर कार्य करना होगा, साथ ही साथ हमें वैक्सीन उपलब्धता के आधार पर आपूर्ति की चुनौतियों का निवारण करना होगा। इसके तहत 18 से 44 आयु वर्ग में व्यक्तियों के वैक्सीनीकरण को तब तक रोका जाना चाहिए जब तक वैक्सीन की आपूर्ति पूर्ण रूप से उपलब्ध ना हो और इस आयु वर्ग में भी ऐसे समुदायों को पहले वैक्सीन दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए जो ज्यादा सुभेद और बीमारियों से ग्रस्त हों, जैसे कि डायबिटीज से ग्रस्त व्यक्ति आदि। इसके संदर्भ में यह भी सलाह दी जाती रही है कि जिस प्रकार से वर्तमान में राज्य सरकारें वैक्सीन को अधिग्रहित करने के लिए कार्य कर रही हैं, उसके स्थान पर केंद्र सरकार को वैश्विक स्तर पर एक सिंगल ग्लोबल टेंडर के लिए प्रयास करना चाहिए और इसके माध्यम से ही हम कम कीमत पर वैक्सीन की आपूर्ति हासिल कर पाने में सफल हो सकते हैं। हम इससे पहले भी इस प्रकार के उदाहरण देख सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भारत सरकार द्वारा दवाओं की आपूर्ति राज्यों को की गई। साथ ही साथ पोलियो उन्मूलन के संदर्भ में भी यह दृष्टिकोण अपनाया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा ही वैक्सीन की आपूर्ति की गई और इसे लगाए जाने का दायित्व राज्यों का था। उल्लेखनीय है कि भारत में स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है और इस प्रकार से स्वास्थ्य के प्रति हमारे दृष्टिकोण को हमें अधिकार आधारित दृष्टिकोण से देखे जाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें कोरोना वैक्सीन तक पहुंच, उपलब्धता और वहनीयता को भी ध्यान में रखकर कार्य करना होगा और हमें इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि राज्य कोरोना की वैक्सीन को मुफ्त में ही लोगों को उपलब्ध कराएं और इसके लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हमें सततता के आधार पर कार्यवाही को किए जाने की आवश्यकता है। अब हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, यद्यपि अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी उसके हमेशा के लिए युद्ध को समाप्त कर देगी, शांति इस बात पर भी निर्भर करती है कि देश के हितधारक भविष्य में क्या कदम उठाते हैं। विवेचना करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, ऐतिहासिक बाल यौन शोषण की रिपोर्टिंग के लिए
पॉक्सो कानून में सुधार आवश्यक है, व्याख्या करें। 10 अंक 150 शब्द। पहले उत्तर की संरचना में आप भूमिका में अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति का संक्षेप में परिचय देंगे और फिर आप अफगानिस्तान में शांति के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को स्पष्ट करेंगे। इसमें आप तालिबान अफगान सरकार के बीच वार्ता के साथ ही अन्य भागीदारों की भूमिका को भी उदाहरण के साथ बताएंगे, जिसमें आप चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान आदि का उदाहरण दे सकते हैं। फिर आप अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया के संदर्भ में भारत की स्थिति को स्पष्ट करेंगे और निष्कर्ष में आप उपयुक्त अग्रगामी सुझावों को प्रस्तुत करते हुए एक सकारात्मक निष्कर्ष देंगे। दूसरे उत्तर की संरचना में आप भूमिका में पॉक्सो कानून का संक्षेप में परिचय देंगे और इसकी मुख्य विशेषताओं को बताते हुए उसमें सुधार के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को इंगित करेंगे। साथ ही साथ आप ऐतिहासिक बाल यौन शोषण को परिभाषित करते हुए इसकी रिपोर्टिंग के संदर्भ में पॉक्सो कानून में सुधार की आवश्यकता पर बल देंगे और इसके संदर्भ में कुछ हालिया उदाहरणों की भी व्याख्या करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस IAS हिंदी के आज के इस अंक के माध्यम से हमने अधिक से अधिक तथ्यों और संकल्पनाओं की आपके साथ चर्चा की। यदि आपको हमारे द्वारा की गई पहले पसंद आ रही हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।